हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और हमारे साथ मौजूद हैं आपके साइंस के जो टीचर हैं आलोक सर। तो हम दोनों ने मिलकर, आप लोगों को पता है कि पिछले बार एक बातचीत हमने किया था आप लोगों से, और ये बातचीत इसलिए कुछ दिनों पर मैं जारी रखना चाहता हूँ ताकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मोटिवेट होते हैं। और उस वीडियो को जो आप लोगों ने हमारा और सर का जो वार्तालाप सुना था, बहुत प्यार दिया था, और इसी वजह से आज सर फिर पटना से आए मेरे गांव, मेरे घर, और फिर हम दोनों मिलकर आज कुछ आपसे बात करने जा रहे हैं। वैसी चीज़ें जो एक विद्यार्थी की ज़िंदगी से जुड़ा होता है और क्या क्या परेशानियां होती है। कई बार आपको लगता है अपनी ज़िंदगी में कि जो आप कर रहे हो, आपको पता नहीं होता है कि आपकी मंजिल कब मिलेगी, क्या होगा आपके लाइफ में। तो उस समय थोड़ा सा क्या होता है कि डिमोटिवेट हम लोग होने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आज जो हम लोग बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे जो आप लोग के जीवन में थोड़ा हेल्प करे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां उससे दूर हो। हम लोग अपना अनुभव एक शेयर करना चाहेंगे। कोई मोटिवेशन, बहुत बड़ा स्पीच हम देने वाले हैं नहीं, मोटिवेटर है नहीं जो हम आपको दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ जो दें, जो मैंने अनुभव किया है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी होगा आपके लिए। और आलोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पटना से आए, खास के आज ये टाइम निकाल कर हमसे बात करने के लिए। और हम लोग अभी मौजूद जहाँ हैं, आपको देखने से नज़ारा लग रहा हो कहीं खेत में, अपने चौड़ में, चौड़ बोलते हैं जहाँ हम लोग का खेती होता है। तो अभी हम गांव से बाहर खेत में आए हैं जहां हम लोग का खेती होता है। ज़रा एक बार मैं घुमाना चाहूँगा कैमरा चारों तरफ, जरूर इजाज़त दीजिए तो। हाँ, जरूर तो घुमा सकते हैं। मैं चारों तरफ कैमरा अगर घुमाऊं तो दूर दूर तक खेत ही खेत है केवल। आज हम लोग जो है एकदम घर से दूर हैं, और जहां हम लोग का खेती होता है इधर अपनी गाड़ी लगी हुई है। और तो सर, शुरू करते हैं आगे की बात। और एक बात और, अगर आप लोग को किसी को लगे कि भाई ये क्या बेवजह की बातें कर रहे हैं फालतू, तो आप अपना समय बर्बाद यहाँ ना करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगा, हो सकता है हमारी बातें बहुत लोगों के लिए ज़रूरत होगा और बहुत लोगों के लिए बेकार की बातें होगी, तो वो अपना स्किप करके वीडियो निकल सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, और वही चीज़ आप हमसे भी पूछ सकते हैं जो आपके मन में आए। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब आपको पढ़ाने, जो आप पढ़ाने लगे, तो ये सिलसिला कब से जारी रहा आपका पढ़ाने का सिलसिला? ये सर पढ़ाने का जो सिलसिला था, हाँ, मन में कब आया कि भाई हमको एक टीचर बन जाना है, पढ़ाना है, या पहले प्लान किए थे? कब प्लान हुआ ये सब? एक्चुअली जिस समय हम 10th क्लास में पढ़ते थे जी, तो उस समय हमारे एक फिज़िक्स के टीचर थे, वो पढ़ाते थे जी। तो वो पढ़ाते थे, तो उनका जो एटीट्यूड था पढ़ाने का, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो उस दिन से मन में एक चीज़ था कि मतलब आगे चल करके कोई बड़ा प्रोफेशन में जाना है। मैं ये नहीं जानते थे कि टीचर में ही, टीचिंग प्रोफेशन में ही आना है। जी। तो जब हम 10th में थे तो उस समय 9th-10th के बच्चे को हम ट्यूशन देते थे, मतलब जो आसपास के दोस्त वगैरह थे। उसके बाद जब हम पटना, ऐसे आप रहने वाले सहरसा के? हाँ, सहरसा के रहने वाले। तो जब हम तो वहीं पर पढ़ाई करते थे सहरसा में? 10+2 तक तो हम सहरसा में ही पढ़ाई की जी। और +2 के बाद जब पटना आए तो यहाँ पे बेसिकली हमने NDA का तैयारी किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने रिटर्न एग्ज़ाम क्रैक भी किया। अच्छा, कितने दिन तैयारी किया था वहाँ पर आपने? लगभग पटना में हमने 8 महीने की तैयारी की थी, और पहली बार में क्लियर हुआ? पहली बार में हमने NDA क्रैक किया था। और दुर्भाग्यवश कि उसका SSB जो होता है, इंटरव्यू, हम नहीं कर पाया उसको जी। तो वहाँ से छट के आए। फिर वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ साइंस पोर्शन, चूँकि NDA में ज़्यादातर 10+2 का सिलेबस है, जी। तो साइंस पोर्शन इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया था, मतलब ठीक ठाक लगने लगा था कि हमको लगा कि इसको बेहतर तरीके से बच्चों के बीच में डाला जा सकता है। तो फिर वहाँ से ये चीज़ शुरुआत हो गई भाई हम पढ़ाएं, हम इसको अच्छा जानते हैं, तो फिर हमको लगा कि ये चीज़ एक कंसेप्चुअल है, इसको लोगों के बीच जाना चाहिए। अच्छा, एक बात हम आप लोगों से भी पूछना चाहेंगे सर, मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपके पास नॉलेज भी बहुत है साइंस का, और मैंने ये फील किया, लेकिन आप लोगों से जानना चाहेंगे कि सर की वीडियो का जो व्यू होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। किसी वीडियो का ज़्यादा व्यू होता है और किसी का, चूँकि अपने चैनल का जो क्षमता है उतना व्यू नहीं हो पाता है। तो इस बात पर ज़रूर आप लोग अपना राय दीजिएगा, क्या आप चाहेंगे कि नहीं? हाँ, ज़रूर चाहेंगे कि आपको क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, आखिर क्या लगता है, आखिर क्या चाहिए उसमें, कि क्या लगता है कि उस पर क्या, कहाँ से साइंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। हाँ। जैसे मैथ में है हमारा कि एक दिन में 50,000 के आसपास मेरा व्यू जाता ही जाता है, 40 से 50,000 जाता है। कोई वीडियो उससे ज़्यादा रहता है, 60-70, लेकिन नॉर्मली हमने जो महसूस किया 40 से 50 24 घंटे का मेरा व्यू रहता है।
लेकिन आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा कम रहता है उसकी अपेक्षा। तो हम अपने छात्रों से राय लेना चाहेंगे, क्योंकि ये मैथ मस्ती हमारा परिवार है और इस परिवार में हम सारे सदस्य हैं, तो हमें इस चीज़ पर, टॉपिक पर चर्चा करना ज़रूरी बनता है कि आखिर आपको क्या चाहिए। हो सकता है आपको सर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ लिखिएगा ज़रूर, अपना सुझाव दे सकते हैं। एक एडवाइस कि कहाँ पे बदलाव लाना है, किस एंगल से उस चीज़ को उठाना है, तो उसको उस पर काम, क्योंकि देखिए हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारी कमजोरियाँ और हमारी मजबूतियाँ, सारी चीज़ें आपको दिखता होगा, ये बात पक्का है कि नहीं। ये चीज़ें छुपाने की चीज़ नहीं कि हम में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, वो सब कुछ आपको दिखता है। सर एक सवाल आपसे होगा जी, कि बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, एज यू मीन बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं अभी, वो तो देख ही रहे सारा चीज़। तो आपका सुबह का दिनचर्या क्या होता है? जब आप एज अ मॉर्निंग फ्रेश होने के बाद आप सबसे पहले किस काम को करना चाहते हैं? पहले तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे सर इसमें, कि मेरे सोने और जगने का कभी कोई टाइम नहीं बना। अच्छा। और इसकी मतलब अभी से नहीं, आप कभी भी आप हमें देख लीजिए, आप जब यहाँ रहे थे, अभी लॉकडाउन में यहाँ पर थे आप, तो आपने देखा होगा कि मेरा जो सोने और जगने का कोई लिमिट नहीं होता है। मैं अपने हिसाब से सोता हूँ, अपने हिसाब से जगता हूँ, ये माइंड सेट होता है मेरा। और मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी अलार्म नहीं लगाया सर, कभी नहीं, कभी अलार्म नहीं लगाया कि मुझे इतने बजे उठ के कहीं जाना है या कहीं ट्रेन भी पकड़नी है तो मुझे जाना। मैं सुबह में 5 बजे ट्रेन पकड़ता था महनार स्टेशन से, सुबह 5 बजे। जो हमारे इधर के होंगे जो बच्चे, चूँकि मेरा जो घर है प्रॉपर जंदाहा के आसपास है, मोहम्मदपुर मेरा गांव हुआ, तो जो लोग आसपास से होंगे जानते होंगे, महनार स्टेशन पर सुबह 5 बजे ट्रेन आती थी और मैं उसे पकड़ के हाजीपुर जाता था। मैं अपने घर से 6 किलोमीटर स्टेशन पैदल जाता था सर। उसके लिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलता था, तो 4 बजे ही जाते थे। उस टाइम भी एक छोटा सा फ़ोन मेरे पास था, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो किसी तरह मैंने नया फ़ोन आने का तो जानबे करते हैं। जब फ़ोन खरीदे थे तो लगा कि भाई विधायक बन गए। जब शुरुआत में गांव में किसी के पास फ़ोन नहीं उस टाइम, 1110 एक नोकिया का मोबाइल। हाँ। फिर भी उसमें अलार्म मैंने कभी नहीं लगाया कि मुझे अलार्म लगाना है, इतना बजे उठ के मुझे जाना है, उसके लिए अलार्म कभी नहीं लगा। मैं खुद जग जाता हूँ और माइंड में सोच के सोते हैं कि भाई इतना बजे मुझे जगना है, उसके 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, यही लेट हो सकता है या पहले हो सकता है। ऐसे सर एक तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एक सक्सेसफुल इंसान के लिए सुबह उठना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और आप में ये प्रॉपर्टी है एक तरह से कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नहीं सर, सुबह उठना ही ज़रूरी नहीं। मैं जो मानता हूँ, मेरा समझना ये है कि आप पर आपका पूरी तरह कंट्रोल होना चाहिए। ये बात तो है, और ये स्टूडेंट के लिए भी लागू होता है कि अगर आप खुद पे कंट्रोल कर पाते हैं, तभी आप जो चाहोगे ना वो। जैसे मान लीजिए कि सर मुझे एसएससी निकालना है, ठीक है, मुझे एसएससी निकालना है, तो ये मुझ में कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूंगा कि मुझसे एसएससी निकलेगा? अगर मुझ में कोई कंट्रोल नहीं, आप मुझे ज़बरदस्ती तो नहीं एग्ज़ाम क्रैक करवा सकते हो, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो कोई भी चीज़ अपने ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हो वो आपके कंट्रोल से होता है, इसलिए आप पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सर एक और सवाल, जो हमारे बच्चे देख रहे होंगे अभी, तो उन सब के मन में, चूँकि जितने भी बच्चे होते हैं सर, वो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। जी। मतलब जनरल कंपटीशन में आने का मतलब ये होता है कि आपको एक खास टाइम पीरियड लगेगा। जी। तो इस खास टाइम पीरियड में अगर कोई भी बच्चा एनटीपीसी या ग्रुप डी या फिर एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, इस सब का तैयारी करता है, तो सर कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि समय है तो उतार चढ़ाव आना जरूरी होता है। तो उस उतार चढ़ाव में बच्चे अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? क्या आप इसके बारे में कुछ अपना सजेशन देना चाहेंगे? जी सर, इसका सर कई रीज़न है। 2 तो बहुत बड़ा रीज़न ये है। एक तो सर जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता है सर जनरल कंपटीशन का, इसका कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं है। ये सबसे बड़ा इशू है। इसकी वैकेंसी का कभी फिक्स नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम 10th कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं, 11th 12th कर रहे हैं, तो इसका तो हमें पता होता है कि भैया फरवरी या मार्च में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ना। अप्रैल मई में हमारा रिजल्ट आ जाता है, मार्च में भी रिजल्ट आ जाता है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसका जो हमारा है कि किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हो रहा है, इसका कभी फिक्स ही नहीं है कि दिसंबर में परीक्षा होगा, उसका रिजल्ट फलाने टाइम में आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कि वो टारगेट कर लेते कि भैया हमको दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, वो तैयारी में लगा हुआ रहता कि अभी हमको 4 महीना टाइम बचा हुआ है, 4 महीना रगड़ के पढ़ेंगे, दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट लाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते सर। इसमें क्या होते हैं ना कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि मुझे कब कितना पढ़ना चाहिए। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर कि वो लगातार लगे हुए रहते हैं, एग्ज़ाम हो ना हो उससे उसको बहस नहीं होता है, उसको पढ़ने से मतलब होता है, वो अपनी तैयारी करते रहता है।
और ये होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें हमें यही समझ के रखना चाहिए कि कब एग्ज़ाम हो ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है ये तो हमको पता है। तो हमें अपने तरफ से पूरी तैयारी करके रखना है, और जैसे ही एग्ज़ाम आए तो हम एकदम फाड़ दें। तो ये करना से कह सकते हैं कि युद्धाभ्यास जो है, युद्धाभ्यास जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। जी। कभी युद्ध हो जाए बिल्कुल वो, क्योंकि उसका फिक्स नहीं है किस वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा आप पर, एग्जाम कब आएगा वो सर्जिकल, जस्ट लाइक अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप एक लंबे पीरियड से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अब डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना, तैयारी करनी है हमें। सर का बात याद रखना है कि बस एक चीज़ पे फोकस करना है कंटिन्यू। हाँ, अगर सर मान लो कि हमें जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें बैंक पीओ नहीं बनना है, बैंक क्लर्क हमें नहीं निकालना है, एसएससी में मुझे नहीं जाना है, पुलिस में नहीं जाना है, तो ना ही जाना है तब छोड़ दो, कोई दूसरा काम करो। लेकिन आप उम्मीद यही किए हुए हो कि मुझे यही निकालना है, और तब तुम तैयारी नहीं कर रहे हो ये सोच के कि अभी तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, तब तो भैया बहुत बेकार है, तब आप पीछे छूट जाओगे। अब सोचिए सर कि कितने, लगभग 1 लाख के आसपास ग्रुप डी लोको पायलट सब मिला के पिछले बार 2018 शायद वैकेंसी इस आसपास हुआ था। में 35,000 के आसपास लोको पायलट था, 50,000 ग्रुप डी था, 60-65,000 के लगभग में आपका ग्रुप डी था। तो सर लगभग 1 लाख मान के चलते हैं, वैकेंसी पूरी थी, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। तो वो जो अप्लाई किए थे, ये इतना बड़ा जरिया आपको, मतलब ये एक दिशा निर्देश आपको मिलता है। आप खुद समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी। जो पढ़े लिखे नहीं उनको छोड़ दीजिए, कम से कम मैट्रिक पास तो भरे होंगे फॉर्म, क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी कम से कम मैट्रिक था चाहिए, तो मैट्रिक वाले भरे और 1 करोड़ से ऊपर गए। 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन हुआ था सर, 1 करोड़ 20 लाख या 18 लाख के आसपास, मुझे ठीक से याद नहीं अभी, अप्रॉक्स यही है। तो सर इतने पढ़े लिखे लोग, जहाँ 1 लाख के लगभग सीट है, जॉब मिलना था, और 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो आप बताइए कितने लोगों को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद है जिसे आपको पीछे छोड़ना होगा। तो उन सभी को पीछे छोड़ने के लिए आपको उन सब से हट के काम करना होगा, यूनिक बनना होगा, क्योंकि जितना सब पढ़ता उतना ही आप पढ़ोगे तो आपको नहीं होगा, क्योंकि सबको नहीं होता है। नौकरी किसी किसी को होता है, तो किसी किसी को होता है, तो कोई उससे अलग मेहनत करता है। इसके लिए जब सब नहीं करता है तो भी आपको करना है, और जब सब मेहनत करता है तब भी आपको करना है, आपको नहीं रुकना है, अगर आप जीतना चाहते हैं तो। ये सफलता का मूल मंत्र होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि आप लगे रहिए ना, सब नहीं लगे रहते हैं, ये बात पक्का है। बस यही चीज़ आप खुद अपने में सोच के देखिए कि क्या आप हमेशा लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं, ऐसे ही सब नहीं लगा हुआ है। आज से तुम लगना शुरू हो जाओ, तो आज से लगना आप शुरू, अगला तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारा ही होगा अगले एग्जाम में, ये 100% आप कह सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा मेहनत करेगा कंटिन्यूसली तो रिजल्ट तो आना ही है। सर कुछ कमेंट्स भी थे बच्चों के, जो हम लोगों ने पिछले सेशन में करा था, पिछले बातचीत के एपिसोड पार्ट 1 में बहुत सारे ने बच्चे ने बोला कि ये सर क्या हो रहा है, कुछ ने बोला कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ बोला कि सर बहुत अच्छा, कुछ तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे। तो मोटिवेशन के लिए उन लोगों का कुछ था कि सर आगे के एपिसोड में कुछ आप ऐसा बताएं कि डेली रूटीन जिससे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो एक स्टूडेंट होने के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सही तरीका क्या हो सकता है डेली लाइफ जीने के लिए? मैं तो पहले आपके उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जो कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन तमाम लोगों के बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। जिनको पसंद नहीं आया तो मैंने पहले आज बोल दिया था कि अपना टाइम खराब ना करें, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि बताइए करोड़ों और वो वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो ज़रूरी है कि आप सब देख लोगे? नहीं। आप देख पाए कि कितनी वीडियो है यूट्यूब पर? नहीं। तो जो हमारी ज़रूरत का चीज़ है हमें वही देखना चाहिए, जो हमारे ज़रूरत का चीज़ नहीं उसे देखना ही नहीं चाहिए। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे स्टूडेंट के लिए कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो सर प्रॉब्लम जब तक आपके सामने नहीं होगा ना सर, तो फिर आपका माइंड जो है क्रिएटिव नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। सर एक और बच्चे का क्वेश्चन था, बच्चे ने बहुत ही शानदार वर्ड लिखा है, गुरुजी। मैंने आपसे उस दिन पूछा था इस चीज़ को
कि सर आपको बहुत बच्चे पागल कहते हैं। तो आपने इस चीज़ का जवाब दिया था और ये जवाब आपका बहुत वायरल हुआ था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने उस चीज़ इमोशन को समझा था उसमें। एक बच्चा ने लिखा है, गुरुजी आप पागल नहीं हैं, आप एक सच्चे दिल के इंसान हैं, लव यू गुरुजी, और ये स्टडी जोन वाले हैं। और आपने प्रॉमिस भी किया था कि उस दिन मैं कुछ बच्चे का रिप्लाई भी करूंगा, तो आप इसको आज रिप्लाई करें। लव यू गुरुजी। सबसे पहले तो जो आप मुझे इतने अंदर से जानते हैं, मेरे दिल की पुकार को सुनते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ और जो नहीं भी कहा उसे भी आप समझ जाते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि आप बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको कहना चाहेंगे कि आप ऐसे समझ पाते हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कुछ बात जो न बताएं वो भी समझते हैं, तो ये सब आपका प्यार है। और सर एक और, उस दिन हम लोग गमछा के साथ वीडियो शूट किए थे। आपने गमछा को बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया था। और एक सुधीर कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि गमछा हम सब भूल गए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, गमछा आज भूल गए थे। तो एक सुधीर कुमार है, वो लिखे, गमछा हम सब बिहारियों का शान है, आप बहुत महान है सर जी। आप इसको कुछ रिप्लाई देना चाहेंगे? हाँ सर, गमछा केवल बिहारियों के लिए नहीं, गमछा तो हमारे लिए एकदम ज़रूरत का चीज़ है। अब बताइए, अभी आपको धूप लग रहा है, पीपल के ऊपर से आ रहा है, गमछा रहते थे एक वो गमछा में दोनों आदमी ओढ़ लेते, है ना। तो बहुत ज़रूरत का चीज़ था, पसीना भी पोंछ ले। मैं उस दिन बताए थे कहीं आराम भी करना हो तो आदमी पैर के नीचे से बिछा के सो जाता है। एक और बच्चे का मतलब ये है क्वेश्चन है सर कि सर चूँकि आप मैथ और रीजनिंग दोनों मेरे वर्ड में, मेरे लैंग्वेज में कंटा आप पढ़ाते हैं, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रीजनिंग का कब से आप स्टार्ट करने वाले हैं? इस चीज़ का आप क्या कुछ बताएंगे? इस शिकायत को हम एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि ये सुझाव है, शिकायत नहीं है। और इन्होंने तारीफ़ भी किया है कि आप मैथ रीजनिंग दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। तो जब आपको अच्छा लगता है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर एक मैथ का मैं वीडियो डाला हूँ, हाँ याद दिला दूँ, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का अभी आज जो वीडियो डाला है, बहुत ख़तरनाक वीडियो है किस्त वाला सवाल के लिए, उसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोग की फरमाइश है तो रीजनिंग भी हम पढ़ाएंगे। और जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ आता है और रीजनिंग उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैथ से जुड़ा हुआ ही रीजनिंग है, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अलग है, तो उसको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आगे हम रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड करेंगे। सर एक सवाल और ये मेरा पर्सनली सवाल है, पर्सनल सा। आपको मैंने देखा है कि बहुत नीचे से आप ऊपर आए हैं, और आप जब अपने पढ़ाई के टाइम में होंगे, जिस समय आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, उस समय आप अपने पर्सनल खर्च को, या मे भी आपका जो पढ़ाई लिखाई का खर्च होता था, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि आज के दौर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने पढ़ाई का खर्च, खुद का पर्सनल खर्च खुद से ही बेयर करना पड़ता है। तो उस स्थिति में वो बच्चे क्या करें अब, जो आगे की राह उसके लिए आसान हो जाए? जी सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसका सही और अच्छे से जवाब दे पाऊँगा, क्योंकि ये अनुभव है मेरा। चूँकि शुरुआती से हमारा जो फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो बहुत बिग था। और हमारी माँ, मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि मेरी माँ खुद सिलाई करके और मुझे पढ़ाती थी। और गांव में जानवे करते हैं, एक कपड़ा सीने का 5 रुपया 7 रुपया उस समय मिलता था जब हम पढ़ाई करते थे। तो जब हम हाजीपुर निकल गए वहाँ पढ़ने के लिए, तो किसी तरह मेरी माँ जो थी वो 500 रुपये एक महीने में जमा करके मुझे देती थी, जिसमें 200 रुपया हमको रूम रेंट देना होता था, एक पार्टनर और रहता था। तो वैसे रूम में हम रहते थे सर, जिसमें पंखा नहीं था, ठीक है, पंखा नहीं लगा रखे थे, एक बल्ब जलता था केवल। और बिजली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जैसे पहले, अब जितना है उतना तो पहले अच्छा नहीं रहता था। तो फिर रही बात कि आपको किरासन तेल लेके लालटेन जला के पढ़ना रात में, तो फिर वो खर्च कहाँ से होता? अगर मैं 20 रुपये का तेल जला देता या 15 रुपये का तेल जला देता, तो आप महीने का जोड़ के देख लो कितना हो जाता है। अब 400-500 रुपया अगर तेल कहीं हो जाए तो 500 रुपया तो मुझे मिलता ही था, जो 500 रुपया एक बार में मम्मी नहीं जुटा पाती थी। तो कभी 100, कभी 200 सप्ताह में आते थे। तो इस तरह से जब वहाँ हम रहने लगे थे, तैयारी करने लगे थे, तो उस टाइम की बात है। तो इसको मैनेज करने के लिए, और दूसरी बात था कि मैं कोई CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ नहीं था, तो शहर में जाके मुझे ट्यूशन भी पढ़ाने को नहीं मिलता था। अच्छा। क्योंकि अगर आप शहर में जाते हो तो वहाँ बच्चे जो मिलेंगे वो CBSE बोर्ड वाले मिलेंगे। आपको CBSE बोर्ड से आप पढ़े नहीं हो तो आप उसको पढ़ा नहीं सकते हो। ये बातें हो जाती है। तो वो भी चीज़ें नहीं था। तो कभी कभी मैं जब ज़्यादा ज़रूरत होता था तो सर मैं काम कर लिया करता था, जैसे संडे उंडे को या सैटरडे को, कभी सप्ताह में 2-3 दिन काम कर लिया करता था। यूनिनर, एयरटेल का ये सब जो प्रचार होता था ना सर, तो उस समय नई नई कंपनी सब आई थी, यूनिनर, एयरटेल, एस्टेल, रिलायंस का। तो उसका जो बोर्ड
सब बनाता था पोले पोले। अच्छा, तो रात में बोलते थे उसको सर। हाँ, तो रात में वो सब काम कर लिया करते थे। हाँ। तो रात का वही 130 या 40 रुपया मिलता था रात भर काम करने का, और फिर सुबह में क्लास करनी है। तो फिर कहेंगे नींद, तो सर मैंने को बताया कि मैं सोता और जगता हूँ अपने हिसाब से। जब मुझे नहीं सोना है तो मैं नहीं सोता हूँ। पूरी तरह से सर सेल्फ कंट्रोल इंसान है। सेल्फ कंट्रोल तो हमेशा मतलब एक मम्मी का सपोर्ट रहा है, मम्मी का सपोर्ट रहा है। तो उस चीज़ को मैं याद करता था कि जब मेरी माँ पढ़ाते, जैसे मैं ये सोचता था कि मेरी माँ भी मेहनत कर रही होगी मेरे लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। जब मुझे कभी नींद आता था ना रात में पढ़ते पढ़ते, तो मैं ये सोच के पढ़ता था कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये अपराध लगेगा मुझे, क्योंकि मेरी माँ जग रही होगी, वो कपड़ा सिल रही होगी रात में, और घर में लालटेन भी नहीं था। वो सर उस समय दिया जला के और वो कपड़ा सिलती थी, तो जब कभी थोड़ा सा हवा चले तो दिया बुझ जाए। मैं आता देखता था बार बार, और चूँकि मैं उसी फैमिली से था तो मैं कैसे नहीं जानता कि हमारी स्थिति क्या थी। तो उस समय जब मैं वहाँ पढ़ता था, मेरा पार्टनर का एक लालटेन था, तो उसमें तेल बहुत कम कभी कभी रहता था, नहीं रहता था। तो थोड़ा सा जब खाना वाना बनाना होता था ना सर, तो उस टाइम बन गया तो बन गया, लेकिन उतना देर तक लालटेन नहीं जला सकते थे, तेल नहीं होते थे। तो मैं क्या करता था कि रात भर अगर लाइन रहे, जिस दिन बिजली रह जाती थी रात भर, तो मैं रातों भर पढ़ता था। अगर मान लीजिए कि 12-1 बजे में लाइट कट गई तो मैं सोया, और जैसे ही 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद मेरा आँख बंद हो गया, नींद में हूँ मैं, 10 मिनट बाद भी बिजली आ गई तो मैं उठ के बैठ जाता था। फिर मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं सोचता था हो सकता है सुबह बहुत सारे पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप स्टूडेंट हो आपको ये पता होता होगा, आप कितना हो पढ़ते हो ना, फिर भी तुम्हें लगता होगा कि अभी भी वो चीज़ बचा हुआ है मेरा, जो वो छूट रहा है, उसकी रिवाइज नहीं किया। मैथ पढ़ा तो रीजनिंग छूट रहा है, रीजनिंग पढ़ा है तो साइंस छूट रहा है, साइंस पढ़ा है तो इंग्लिश छूट रहा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होता होगा। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो आपको लगता होगा कि भैया हमको तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए, और अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो तुमको लगता होगा क्या पढ़ें, पढ़े से पढ़े क्या। और जब आप पढ़ने वाले होंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि साला ये टॉपिक हमारा छूट रहा है, तो ये टॉपिक छूट रहा है, आपको ये दिमाग में होगा सर। तो मैं हमेशा इस वजह से मेहनत करता था। और कॉपी पेन की बात रही सर, तो इलेक्शन के टाइम में मैं बहुत पोस्टर जमा कर लेता था। तो पूरा जुगाड़ू इंसान थे आप। कोचिंग मंडी में जाता था तो प्रचार जो पंपलेट बटाते वो सब जमा कर लेता था, और उसके पीछे सर पूरा प्लेन पेज रहता था, तो उस पर मैं खूब सवाल बनाता था। सर एक चीज़ अभी आपने बहुत ही अच्छा लाइन बोला कि जिस दिन आप नहीं पढ़ते थे उस दिन आपको लगता था कि हम अपराध बोझ हो रहे हैं, मतलब ये अपराध कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हर वो स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि जो अपने इस मतलब प्राइसलेस, मतलब कह सकते हैं कि कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये सोच करके कि आगे पढ़ लेंगे, एग्जाम से 2 महीना ये सोचना इसलिए जरूरी है, गलत है। आप सबको सोचना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये जनरल कंपटीशन की तैयारी ये किसान के बेटा, मिडिल क्लास वाले, मजदूर के बेटा वही सब करता है सर। जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे तो प्रोफेशन फिक्स है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो तैयारी नहीं करते। तो आप इतना मान के चलो कि आपको जो सुविधाएं दी जा रही है पढ़ने के लिए, अगर थोड़ा सा भी या नहीं भी दिया जा रहा है, आपको केवल छोड़ दिया गया है पढ़ने के लिए, तो ये काफ़ी है। वरना आपको भेज दिया जाता कमाने के लिए और परिवार को संभालने के लिए, क्योंकि आपके परिवार की स्थिति ये है। तो आपको अगर थोड़ा सा छूट मिला है कि आप पढ़ो, तो सच में एक बार ईमानदारी से पढ़िए। क्योंकि जान लीजिए माँ बाप अपने लिए खर्च नहीं करते हैं। आपके पापा के गमछा जो होगा ना वो फटा हुआ होगा, और वो 2-3 महीने 4 महीने से फटा हुआ ही होगा। आप सब में से बहुत ऐसे लोग होंगे, आप गौर करिएगा, आपके पापा के जो हवाई चप्पल होंगे ना, उसका फीता टूट गया होगा तो वो रस्सी से बांधे हुए अभी पहन रहे होंगे। आप जाके आज अपने पापा के चप्पल को देखिएगा, आपके माँ के साड़ी के आंचल में कहीं छेद हो गया होगा ना, वो साड़ी भी माँ पहन रही होंगी। लेकिन हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो दोस्तों आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप मेहनत ज़रूर करिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना, उनके सूनी आँखों में एक तैरते सपने हैं आपके लिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप जो चाहिएगा वो करिएगा। आपके अंदर जो दिल में चल रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, जो आप हमेशा सोचते हो, आप पक्का वही करोगे। तो करना पड़ेगा आपको, नहीं करोगे तो ये अपराध लगेगा आपको, और खुद आप अपने आप को माफ़ नहीं करोगे। आपको कौन कहेगा? आप किसी के कहने से अगर बेहतर कर लोगे तब तो हम ही कह देते सबके लिए, नहीं करोगे। आपको खुद फील होना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें नौकरी चाहिए तो क्यों चाहिए, हम क्यों तैयारी कर रहे हैं। आप जब खुद से सोचोगे ना, तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता होगा आपकी स्थिति क्या है। आज मैं चाहूँगा सर कि यहीं पर हम लोग बात को ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग अगले पार्ट के लिए भी रखते हैं।
मैं कोशिश करूँगा कि फिर सर अगली बार आएँ, फिर हम लोग बातचीत करें। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ अनुभव है, जो मेरे साथ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो उस समय की स्थिति थी और आज हमारी स्थिति है, कितना बदल चुका है, आप देख रहे हो। मैं खुद मेहनत करता हूँ, मैं कमाता हूँ, इसलिए गरीबों का भी भला करता हूँ। आप कई सारी वीडियो में देखे होंगे, कोई एक्सीडेंट किया था उसमें, और बहुत सारी जगह आपने ठंड में भी देखा था, जैकेट कंबल सब मैंने बांटे थे। अभी कोविड-19 के लिए वो सब मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं, जो आखिर मुझ में मैंने 1 लाख रुपए दान किए थे पीएम केयर फंड में। तो आज मैं मेहनत करके कमाया हूँ, तभी कर पाया हूँ। और जितना ही मेरे पास था, मुझे लगा कि मैं इस देश के काम आ सकता हूँ, और मुझे लगा कि मैं इसके काम आ सकता हूँ अपने देश के, और उस योग्य में हूँ, तो किया। इसी तरह आप भी करोगे, आप भी मेहनत करोगे, आप भी उस लायक बनोगे, आप भी करोगे, और तब जाके हमारे राष्ट्र का अच्छा निर्माण होगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, और इस देश की तरक्की होगी जब हर कोई मिल के काम करेगा इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं हम लोग बातचीत के अगले एपिसोड में, और मैं चाहूँगा कि अगला एपिसोड किस टॉपिक पे होना चाहिए, या आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। हाँ। कि सर मेरे को इस टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, उस टॉपिक पे हम जो हम लोग के पास अनुभव है उस पर हम बात जरूर करेंगे। हम लोग के पास जो कुछ भी एक्सपीरियंस होगा उसको पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके जैसे हजारों लाखों जितने भी स्टूडेंट हैं उसके अंदर खास करके पढ़ने का एक जुनून आए, और वो साल भर के अंदर रिजल्ट लेकर के दिखाए। क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो मेहनत दिखना चाहिए, और रिजल्ट के रूप में दिखना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।